इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। उपाध्यक्ष URMU के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, मजदूरों के मसीहा, कर्मचारियों के मसीहा हमारे बीच में हैं BC शर्मा जी। शर्मा जी, आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। शर्मा जी, आप 2004 से लगातार OPS की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने रामलीला भरने का काम किया, आपने जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन किए, आपने DRM GM को भी घेरने का काम किया। लेकिन सर, क्या कारण है कि सरकार कर्मचारियों की, वो उन बुजुर्ग कर्मचारियों को लाठी को छीनना क्यों चाहती है, उस लाठी को बरकरार क्यों नहीं रखना चाहती है? देखिए कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, उनके मन में केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी संख्या है, जो देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हैं और हमेशा जब भी देश पे आपदा आती है सबसे आगे फ्रंट लाइन पे डिफेंस की तरह काम करते हैं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी हैं, लेकिन इस सरकार की सोच, जो इसके एडवाइज़र हैं, वो ठीक नहीं है। ये भारत के अंदर 1920 में जब ये रेलवे एम्प्लॉई होता था कि ये ऑप्शन होती थी कि प्रोविडेंट फंड लो या पेंशन लो, उस समय अगर पेंशन नहीं लेते थे, जितना प्रोविडेंट फंड होता था उतना ही गवर्नमेंट उसमें ऐड करके देती थी। नवंबर 1950 में लिबरलाइज पेंशन स्कीम भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और उधर के लिए इसको लागू किया गया। इसलिए लागू किया गया कि बहुत जगह से ये रिप्रेजेंटेशन आई। इवन एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया DS नकारा के केस में 1982 के अंदर कि पेंशन कोई खरात नहीं है, पेंशन एक राइट है। एक कर्मचारी युवावस्था में आता है, बुढ़ापा लेके जाता है, उसको लास्ट में मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को सम्मानजनक जीने के लिए एक अवार्ड होता है। और जनवरी 2004 तक ये जितने भी इससे पहले कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको लास्ट पे ड्रान का 50% मिलता है। अब ये गवर्नमेंट ने, उनके मन में आया कि ये एक बोझ है पेंशन का सरकार के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपया प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उससे अर्न करती है, पहले भी अर्न करती थी, उसी से में फंड पेंशन का अरेंजमेंट हो जाता है। अब इन्होंने, हमने इसके लिए मेमोरेंडम दिए, डिस्कशन की, नेशनल काउंसिल के लेवल पे डिस्कशन की। 10 अगस्त अभी 2023 के अंदर बहुत बड़ा 2 लाख के करीब कर्मचारियों ने डेमोन्स्ट्रेशन की। और उसके बाद जब हमने स्ट्राइक नोटिस दिया तब भारत सरकार ने हमें कॉल किया कि हमने पेंशन कमेटी एक नियुक्त कर दी है, जिसके सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी चेयरमैन है। आप हमारा कोऑपरेट करिए, हम आपको OPS से बढ़िया जो है स्कीम देंगे। हमने उसको रेफ़र किया। अभी 15 तारीख को नॉर्थ ब्लॉक के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता नेशनल काउंसिल के लीडर डॉक्टर M रघवैया जी ने की, जिसमें मैं भी मौजूद था, दूसरे फेडरेशनें भी मौजूद थी। उस पर काफ़ी उन्होंने प्रपोज़ल जो दी, उस प्रपोज़ल के लिए हम जो है हमने असहमति जताई। हमने कहा हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करिए। नंबर 1 तो वो NPS का नाम चेंज करने को तैयार नहीं, तो उसके लिए हमने कहा कि ठीक है, आप OPS नहीं रखो तो गवर्नमेंट GPS रख दो, उसका गवर्नमेंट पेंशन स्कीम उसका नाम रख के। लेकिन हमारी जो डिमांड है कि लास्ट पे ड्रान का 50% जो मिलता है वो मिलना चाहिए। उस पर उन्होंने डिस्कशन के बाद ये सुझाव दिया
मोस्ट प्रॉब्ली ये एग्री भी होगा कि 12 महीने की एवरेज लेके 50% उसका हम देंगे, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगाई है बहुत ज़्यादा, जो हम एग्री नहीं करते। हमने उसका विरोध किया और हमने कहा ये नहीं है कि वो कहते हैं कि जी कॉर्पस जो एम्प्लॉई का 10% कटता है और उसमें 14% सरकार देती है, कि जो एम्प्लॉई का 10% कट के लास्ट में उसको 60% जो है मिल जाता है पैसा, वो हम नहीं देंगे, उसका 100% रखेंगे, तभी हम 50% दे पाएंगे। तो हमने उसका विरोध किया कि इसका मतलब है कि 60 साल के बाद वो खाली हाथ जाएगा घर अपने, तो उसको क्या मिलेगा। तो कह रहे ऑप्शन रखेंगे, जो 60% लेगा उसकी 50% नहीं होगी, जो परसेंटेज होगी वो पेंशन देगी। इस पे काफ़ी विरोध हुआ, हम उस बात को एग्री किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिनिमम पेंशन 5,000 देंगे। हमने कहा 5,000 कौन सा ऐसा ये टाइम है जिसमें ओनली हस्बैंड वाइफ ओल्ड एज के अंदर अपनी लाइफ को जो सम्मानजनक जी सकेंगे। 5,000 में तो वो दवाई नहीं उनकी पूरी होगी, तो हम उसको मानते नहीं हैं। आज भी 7वें पे कमीशन ने मिनिमम पेंशन 9,000 रखी है, तो कुछ नहीं तो मिनिमम 10,000 पेंशन होनी चाहिए। उस पर जो है संभावना बनी 10,000। इसी तरह उन्होंने कहा कि क्वालिफाइंग सर्विस हम जो है 35 साल रखेंगे, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा भी जो मेंबर पार्लियामेंट है, एमएलए वगैरह है, 40 दिन के बाद जो है वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अब कर्मचारियों के लिए जो है इसमें 35 साल क्यों रख रहे हो, तो इसलिए इसको हम नहीं मानते। और आखिरकार काफ़ी कुछ डिस्कशन के बाद इस पे वो नीचे आए कि ठीक है 25 साल करेंगे, 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। तो हमने कहा अभी 20 साल है, 25 साल भी करेंगे तो हम 35 साल पे तो हम बिल्कुल एग्री नहीं करते, उस पर भी मानेंगे। इसी तरह फैमिली पेंशन जब एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है, आज के टाइम में उसको जो लास्ट पे होती है उसका 30% फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम पेंशन जो एम्प्लॉई ले रहा है उसका 30% देंगे। हमने उसको डिसएग्री किया कि हम इस बात को नहीं मानने को तैयार आपकी, हम उसी एक्शन पे, ट्रेड यूनियन एक्शन पे जाएंगे। अगर आप सारी बातें अपनी मनवाना चाहे, ये हो नहीं सकता। तब उसमें ये रहा कि ठीक है, हमने कहा 60% पेंशन का होना चाहिए। उसमें भी उसमें प्रिंसिपली इस बात को थोड़ा माने हैं, लेकिन हमने ये कहा कि आप दोनों को इक्वल रखिए। आप एमपी के लिए अलग कानून रख रहे हैं, कर्मचारियों के लिए अलग है, वो भी देश की सेवा करते हैं, हम उससे ज़्यादा देश की सेवा करते हैं। जहाँ आपदा आती है एम्प्लॉई सबसे आगे होता है, एमुनेशन पहुँचाना होता है तो आप एम्प्लॉई जो है आपदा में आगे आया। कोविड आया तो रेलवे ने ही अपने सारी चीज़ों को चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन बातों को कर रहे हैं। आज 10 साल हो गए, जो पे जो है उसको मार्केट के मुताबिक कम हो गई मिनिमम पे, तो 8वां पे कमीशन भी बिठाने की आप बात नहीं कर रहे। जिस तरह मेंबर पार्लियामेंट के लिए आप 5 लोकसभा 5 राज्यसभा के सदस्य एक कमेटी बनाई है, इसमें भी परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बना दे, जो मार्केट का इंडेक्स है उसके मुताबिक मिनिमम वेज फिक्स कर दे, तो जो आज 32,500 के करीब होना चाहिए। इन तमाम बातों पे बात हुई है, जिसके अंदर हमारी रिजेंटमेंट है। उन्होंने प्रपोज़ल हमें जो है भेजी भी है, उसके अंदर हमने ऐड करके भेजा है। अभी मिनट्स फाइनल नहीं हुए, लेकिन ये तकरीबन होपफुली है कि 50% 12 मंथ का जो है मिलने की संभावना है। इसी तरह जो फैमिली पेंशन है, पेंशन का 60% मिलने की संभावना है। मिनिमम पेंशन 10 लाख मिलने की संभावना है। अगर नहीं देंगे ये, और जो कॉर्पस नहीं देंगे, तो हम ट्रेड यूनियन एक्शन जो है उस पर दोबारा उसको रिव्यू करें। सर, क्या कारण है कि सरकार की जो मंशा है वो कर्मचारियों की तरफ नहीं है? सरकार जो है हाफ हार्टेडली फॉरेन की पॉलिसी को कैप्चर कर रही है।
लेकिन फुली नहीं कैप्चर कर रही। लेकिन सर फॉरेन्स के अंदर जो सुविधा है वहाँ इतना महंगाई का बर्डन नहीं वही है। मैं बात कर रहा हूँ कि फॉरेन के अंदर मार्केट का कंट्रोल है। फॉरेन के अंदर कई कंट्रियों में इवन हायर एजुकेशन भी फ्री गवर्नमेंट देती है उनके बच्चों को। मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज में जो 10th क्लास तक का फ्री एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, ओल्ड एज जो है पेंशन है वो भी ये दें। अगर टैक्स वो लेते हैं, हर तरह की फैसिलिटी देते हैं और हर तरह लुक आफ्टर करते हैं। ये तो नहीं, अभी बजट में मैं देख रहा हूँ ये कह रहे हैं कि 3 नई योजना हमने रोज़गार के लिए की है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने % आपने रखा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकारी नौकरियों के लिए क्या आपने सोचा है। सरकारी नौकरी तो आप तकरीबन 6% थी, उसको 4% ले आए। उस पर ये गवर्नमेंट नहीं बोलती है। ये कुछ कर्मचारियों ने सोचा, कुछ वोटरों ने सोच के इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अभी भी इनको ज़्यादा वोटिंग करके जो है बीजेपी को इन्होंने सपोर्ट किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले स्टेटों के इलेक्शन में इनको राज्यसभा में जो दूसरे सदस्य आए बीजेपी के ना आए, इनको वोट चोट देने की जरूरी है। कोलिशन गवर्नमेंट रहेगी तो किसानों को फ़ायदा होगा, मजदूरों को फ़ायदा होगा और बाकी भी जो मीडियम समाज है उसको फ़ायदा होगा। सर आपने हर मंच से और आपने हर एक अपनी स्पीच में कहा था सरकार तानाशाही हो रही है, सरकार मान नहीं रही है, हम इन्हें वोट की चोट करेंगे। लेकिन सर क्या कर्मचारियों पर आपकी बातों का असर नहीं हुआ? हुआ। अब जो आप देखिए इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर्मचारियों ने जो है इनके अगेंस्ट में वोट दिया है, तभी ये पूर्ण बहुमत नहीं ले पाए। इनको भी ये फील हुआ है कि हमने ये NPS जो है उसको ओल्ड OPS में दिया, उसका असर हुआ। अंदर इन्होंने डिस्कशन की है कि इस पे हमें सोचना चाहिए। कर्मचारी वर्ग जो है हमसे नाराज़ है। सब जगह इन्होंने स्टेटों में भी इस बात को कहा है कि हमें जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला उसमें कर्मचारियों का ज़्यादा रोल है। जी, इन फ्यूचर में भी हम इस बात पे स्ट्रगल जो है अड़ग रहेंगे कि कर्मचारी जो समझ सोच के वोट दे, उनको वोट दे जो हमारी कर्मचारियों की मांगों को आगे ले जाए, किसानों की, मजदूरों की बातों को आगे ले जाए, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करे। तो क्या लगता है सर ये आप और कर्मचारियों के बीच में सर एक इन्होंने एक द्वंद्व पैदा कर दिया है, एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है? क्योंकि जब भी आपकी मीटिंग हुई है विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप पर पाबंदी लगा दी है कि भाई आप यहाँ की बातों को आम कर्मचारियों के बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने ये बात की कि जो अभी हम प्रपोजल दे रहे हैं, अभी ये प्रपोज है हमारा, जब तक फाइनल नहीं होता तो इसको आउट ना करें और कोई पाबंदी नहीं। और जो बातें हुई है मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी मिनट्स आए नहीं, पाबंदी नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन कुछ जब नेगोशिएशन होती है, जब तक फाइनल ना हो तो उसका आउटकम जो है वो देना नहीं चाहिए। जी, इस वजह से बात हुई थी। जब आउटकम जिस पे बात सहमति होने लगी वो मैंने आपको बताया। सर इन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा था, उस बीच में चुनाव हुआ, आपने इनकी बातों को माना, आपने इनकी बातों से रजामंद हो गए थे। लेकिन सर अब तो रजामंद हमने नहीं, उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है OPS से बढ़िया जो है इनको NPS वालों को बेनिफिट देंगे जी, उसमें माना। और अभी इन्होंने इसी कारण हमें बुलाया कि फाइनल करने से पहले इसको कर लो। तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से आपको बार बार समय दिया जा रहा है, बार बार आपको मीटिंग में बुलाया जा रहा है, तो सरकार की क्या मंशा है? क्या सर आपको बेनिफिट मिलेगा? उन कर्मचारियों को आप बेनिफिट दिला पाएंगे पुरानी पेंशन स्कीम का? देखिए 50% की डिमांड विद DA वो तो मिलेगी। बाकी जो कंडीशन है उसके लिए तो फाइट करेंगे, कितना ये मानते हैं कितना नहीं मानते। संघर्ष जारी रहेगा सर? संघर्ष बराबर जारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।